नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2023-24 जो 30 जनवरी 2023 से एग्जाम होने जा रहा है, साथ ही आगरा यूनिवर्सिटी का जो बीएड फर्स्ट ईयर री एग्जाम 2023-24 होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 102 अर्थात समकालीन भारत एवं शिक्षा या कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का यूनिट 4 शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य का प्रैक्टिस सेट 6 हल करेंगे। इसके टॉप 100 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। यह पेपर 80 अंक का होगा, 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 1.23 अंक का होगा। समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 32 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 26 प्रश्न सही करना होगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो लोग आगरा यूनिवर्सिटी का बीएड फर्स्ट ईयर BD 102 का री एग्जाम देने जा रहे हैं, या फिर राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का बीएड फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर BD 102 का री एग्जाम देने जा रहे हैं 2023-24, उनके लिए भी प्रैक्टिस सेट महत्वपूर्ण है। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 102 अर्थात समकालीन भारत और शिक्षा कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, इसका यूनिट 4 शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशनल पॉलिसी। ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लोग देखेंगे तो लिंक ऑफ प्लेलिस्ट BD 102 दिया है। इस जगह पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप प्लेलिस्ट में पहुंच जाएंगे, जहां पर सारी वीडियो आप क्रम से देख सकते हैं। जस्ट इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो लिंक ऑफ प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया है, वहां पर क्लिक करेंगे, सभी पेपर का आपको क्रम से मिल जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्नों को। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना हुई थी। A 1960 में, B 1961 में, C 1964 में, D 1966 में। तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना हुई थी, अर्थात NCERT की स्थापना हुई थी। सही जवाब हो जाएगा B 1961 में। महत्वपूर्ण, बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा बनाए जाने के लिए किस संस्था की जिम्मेदारी है? A CBSE, B SCERT, NCERT, D NUEPA। सही जवाब हो जाएगा C NCERT। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष थे? A DS कोठारी, B श्याम पित्रोदासी, शंपूर्णानंद, D जाकिर हुसैन। तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष थे, सही जवाब हो जाएगा B श्याम पित्रोदा। अगला प्रश्न है, एक रिक्शा चालक का पुत्र संघर्ष करता है और एक इंजीनियर बन जाता है, यह उदाहरण है? A सामाजिक गतिशीलता, B सामाजिक परिवर्तन, C सामाजिक सशक्ति, D सामाजिक सशक्तिकरण। सही जवाब हो जाएगा 4 का C सामाजिक संशक्ति। अगला प्रश्न है, श्री HL एल्विन किस समिति के सदस्य थे? A मुदालियर आयोग, B राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, C राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, D हंसा मेहता समिति। तो श्री HL एल्विन किस समिति के सदस्य थे? सही जवाब हो जाएगा C राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग को कोठारी शिक्षा आयोग कहते हैं। इसके अध्यक्ष सहित कुल 17 सदस्य थे, जिसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 के नाम से जाना जाता है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। दोस्तों, प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज के आपके जो भी फ्रेंड बीएड कर रहे हैं सभी लोगों को शेयर कीजिए। निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में सेम टू सेम आएंगे। जो भी बच्चे पिछले साल या उसके पहले जुड़े हुए थे, निश्चित रूप से उन लोगों को बहुत अच्छे अंक आए हैं। तो आप लोग बुक और मॉडल पेपर को अच्छे से पढ़िए और मेरे साथ प्रैक्टिस सेट हल करिए। निश्चित रूप से आप लोगों को बहुत अच्छे अंक आएंगे। कहीं भी आ रहे हैं, जब भी समय मिलता है आप लोग ईयरफोन या कैसे भी हमेशा प्रश्नों को बार बार देखते रहें, तो निश्चित रूप से जब आपके सामने आएगा तो आप अच्छा प्रश्न कर सकेंगे। किसी भी एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त करने का एक ही तरीका है, सिलेबस के अनुसार पढ़ना और प्रैक्टिस सेट बार बार हल करना। तो आप लोग बार बार इन प्रश्नों को हल करिए, निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है।
चाहे वो आगरा यूनिवर्सिटी के बच्चे जो बीएड फर्स्ट ईयर का री एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, या फिर राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का बीएड फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का री एग्जाम देने जा रहे हैं 2023-24 उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अध्ययन का क्षेत्र नहीं है। ए स्कूली शिक्षा, बी उच्च शिक्षा, सी प्रौद्योगिकी शिक्षा, डी बजट। सही जवाब हो जाएगा डी बजट। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अध्ययन का क्षेत्र विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कृषि शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, विज्ञान शिक्षा, अनुसंधान शिक्षण प्रशिक्षण और शिक्षक की स्थिति, छात्र कल्याण, नई तकनीकी, जनशक्ति, शैक्षिक प्रशासन और शैक्षिक वित्त, तो ये सारे क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न है, कोठारी आयोग की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य नहीं है। ए शिक्षा की संपूर्ण क्षेत्र की जांच करना, बी शिक्षा का गुणात्मक विकास करना, सी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास करना, डी विद्यालयों में नामांकन में वृद्धि करना। सही जवाब हो जाएगा डी विद्यालयों में नामांकन में वृद्धि करना। कोठारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट को 4 खंडों में प्रस्तुत किए थे। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने में 2 वर्ष का समय लगा था। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की रिपोर्ट 692 पृष्ठों में लिखी गई थी। इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, यह कथन किसका है? मेरी यह हार्दिक इच्छा है कि आयोग शिक्षा के सभी पक्षों, प्राथमिक, माध्यमिक, विश्वविद्यालय और तकनीकी की जांच करे और ऐसा सुझाव दे जिससे हमारी शिक्षा व्यवस्था को अपने सभी स्तरों पर उन्नत करने में सहायता मिले। ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बी दौलत सिंह कोठारी, सी श्री एम सी छगला, डी आर ए गोपाल स्वामी। सही जवाब हो जाएगा 8 का ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है, यह कथन किस समिति का उद्घोष है? देश का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है। ए राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, बी मुदालियार आयोग, सी हंटर कमीशन, डी राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। सही जवाब हो जाएगा डी राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। अगला प्रश्न है, पंचसूत्री कार्यक्रम का सुझाव किस आयोग में दिया गया था? ए हंसा मेहता समिति, बी हिंग समिति, सी कोठारी आयोग, डी मुदालियार आयोग। तो पंचसूत्री कार्यक्रम का सुझाव किस आयोग में दिया गया था? सही जवाब हो जाएगा 10 का ध्यान रखना सी कोठारी आयोग। तो आप लोग प्रश्नों का जवाब जरूर दिया करें, ध्यान रखना, इससे क्या होगा आपको याद रहेगा प्रश्न। ठीक है, तो अगर आप प्रश्न का जवाब नहीं देंगे तो इससे क्या होगा, अगर ध्यान भटक जाएगा। तो इसलिए आप लोग जब भी प्रश्नों का जवाब कंटिन्यू देते रहें, इससे आपके प्रश्न माइंड में बैठते रहेंगे। ठीक है, तो पंचसूत्री कार्यक्रम का सुझाव किस आयोग में दिया गया था? सही जवाब हो जाएगा सी कोठारी आयोग में। ठीक है, अगला प्रश्न है, सामान्य विद्यालयों से क्या तात्पर्य है? तो सही जवाब हो जाएगा 11 का सी, जहां धर्म, जाति, वर्ग भेद के विचार के बिना निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। अगला प्रश्न है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का सुझाव सर्वप्रथम किस आयोग में दिया गया था? ए राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, बी मुदालियार आयोग, सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, डी हर्टिंग समिति। सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना 12 का ए राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। तो यहां पर हर्टांग समिति रहेगा डी वाले में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग में किस स्तर की शिक्षा के व्यवसायीकरण करने को कहा गया है? ए प्राथमिक शिक्षा, बी माध्यमिक शिक्षा, सी उच्च शिक्षा, डी निम्न माध्यमिक शिक्षा। सही जवाब हो जाएगा 13 का बी माध्यमिक शिक्षा। केंद्रीय बजट में सत्र 1965-66 पर में 2% व्यय किया गया था, ठीक है, शिक्षा पर। अगला प्रश्न है, त्रिभाषा सूत्र फार्मूला सर्वप्रथम कब प्रतिपादित किया गया था? ए 1963 में, बी 1956 में, सी 1958 में, डी 1960 में। सही जवाब हो जाएगा 14 का बी 1956 में। बाद में पुनः कोठारी आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में त्रिभाषा सूत्र को स्वीकार किया गया था। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, त्रिभाषा सूत्र फार्मूला किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, बी केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, डी बी ध्यान रखना कोठारी आयोग, सी मुदालियार आयोग। त्रिभाषा सूत्र फार्मूला किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? सही जवाब हो जाएगा सी केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड। इस पॉइंट को ध्यान रखना। ठीक है, कोठारी आयोग भी था लेकिन बाद में था, तो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड पहले था। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद
ने सन 1956 में त्रिभाषा सूत्र प्रस्तुत किया। बाद में पुनः कोठारी आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में त्रिभाषा सूत्र को स्वीकार किया गया। अगला प्रश्न है, कोठारी आयोग ने त्रिभाषा सूत्र में संशोधन करके निम्न में से किन भाषाओं को सम्मिलित करने पर जोर दिया? ए मातृभाषा, बी भारतीय भाषा या यूरोपीय भाषा, राजभाषा, बी अंग्रेजी हिंदी क्षेत्रीय भाषा, सी क्षेत्रीय हिंदी यूरोपीय भाषा, डी प्रादेशिक भाषा अंग्रेजी यूरोपीय भाषा। तो सही जवाब हो जाएगा 16 का, ध्यान रखना, ए मातृभाषा, भारतीय भाषा या यूरोपीय भाषा, राजभाषा। अगला प्रश्न है, ब्यूरो ऑफ गाइडेंस को किस स्तर की शिक्षा के निरीक्षण का अधिकार दिया जाना चाहिए? ये प्राथमिक शिक्षा, बी उच्च शिक्षा, सी तकनीकी शिक्षा, डी माध्यमिक शिक्षा। सही जवाब हो जाएगा डी माध्यमिक शिक्षा। तो आप सभी लोग प्रश्नों का जवाब जरूर दें, इससे आपको प्रश्न आपके माइंड में बैठते रहेंगे, ठीक है। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। निवेदन है आप लोगों से, किस स्तर के विद्यार्थी के लिए शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन का सुझाव दिया गया है? सही जवाब हो जाएगा 18 का, बी माध्यमिक शिक्षा। अगला प्रश्न, ध्यान रखना, भारतीय शिक्षा आयोग ने प्राथमिक में एक कक्षा में अधिकतम 50 विद्यार्थियों को सम्मिलित करने का सुझाव दिया था। इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, स्त्री शिक्षा की राष्ट्रीय समिति को अन्य किस नाम से संबोधित किया जाता है? ए श्रीमती हंसा मेहता समिति, बी शेम पित्रोदा समिति, सी हरटांग समिति, डी शेडलर कमीशन। सही जवाब हो जाएगा 19 का, ए श्रीमती हंसा मेहता समिति। अगला प्रश्न है, वरिष्ठ विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया था? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 20 का, डी राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-66। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा को 70% छात्रों के लिए पूर्ण शिक्षा अनुमानित किया था। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने बजट पर 6% शिक्षा पर व्यय करने का सुझाव दिया था। ये पॉइंट आ चुका है, ध्यान रखना, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने बजट का 6% शिक्षा पर व्यय करने का सुझाव दिया था। इस पॉइंट को ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, किस सन में संशोधन करके ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के क्षेत्र को उच्च प्राथमिक विद्यालयों तक विस्तृत कर दिया गया था? ए सन 1990 में, बी सन 1992, सी सन 1994, डी सन 1991। सही जवाब हो जाएगा 21 का, बी सन 1992। अगला प्रश्न है, किस स्तर की शिक्षा को शिक्षा रूपी जीव की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है? ए माध्यमिक शिक्षा को, बी प्राथमिक शिक्षा को, सी उच्च शिक्षा को, डी पूर्व प्राथमिक शिक्षा को। सही जवाब हो जाएगा 22 का, ए माध्यमिक शिक्षा को। किस स्तर की शिक्षा को शिक्षा रूपी रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है? तो माध्यमिक शिक्षा को। 22 का सही जवाब हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, किस संस्था ने 1975 में द करिकुलम फॉर द 10 ईयर स्कूल नामक दस्तावेज तैयार किया था? सही जवाब हो जाएगा बी NCERT। अगला प्रश्न है, भारत में 3 प्रकार के माध्यमिक विद्यालय कौन कौन से हैं? सही जवाब हो जाएगा डी राज्य की स्थानीय परिषदों द्वारा संचालित विश्वविद्यालय, व्यक्तिगत संस्थाओं द्वारा संचालित विश्वविद्यालय। डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किस सन में हुई थी? सही जवाब हो जाएगा 25 का, ए सन 1882 में। भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपिन ने सन विलियम हंटर की अध्यक्षता में 3 फरवरी 1882 को पहला भारतीय शिक्षा आयोग नियुक्त किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ए सर विलियम हंटर, बी मैकाले, सी चार्ल्स डिग्रांट। सही जवाब हो जाएगा ए सर विलियम हंटर। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में मातृभाषा में शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रावधान है? ए 35A, बी 356A, सी 350A, डी 354A। संविधान के किस अनुच्छेद में मातृभाषा में शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रावधान है? सही जवाब हो जाएगा सी 350A। संविधान के 45 अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ था? सही जवाब हो जाएगा 28 का, डी 1948-49। महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब हो जाएगा
ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। शिक्षा आयोग को कोठारी आयोग के नाम से भी जाना जाता है, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का कार्य क्षेत्र क्या था? ए प्राथमिक शिक्षा, बी माध्यमिक शिक्षा, सी उच्च शिक्षा, डी संपूर्ण शिक्षा। सही जवाब हो जाएगा डी संपूर्ण शिक्षा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में किस संरचना को स्वीकार किया गया था? सही जवाब हो जाएगा 31 का सी, 10+2+3। ठीक है, और अभी देखेंगे वर्तमान में 2020 जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उस पर कौन सा क्या संरचना है? उसकी संरचना है 5+3+3+4। ठीक है, तो यहाँ पर जो 5 है इसमें कक्षा 3 तक जो है प्री प्राइमरी है, 2 जो है 1 2 फिर 3 5 3 8 4 12 हो जाएगा। ठीक है, ये संरचना है 2020 का, महत्वपूर्ण पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य को 1978 तक प्राप्त करने की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में किस स्तर की शिक्षा को अनिवार्य करना प्रस्तावित किया गया था? सही जवाब हो जाएगा 32 का, ध्यान रखना सी, माध्यमिक। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979 में प्रौढ़ शिक्षा को किस वरीयता क्रम में रखा गया था? सही जवाब हो जाएगा 33 का ए, द्वितीय। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979 में प्राथमिक शिक्षा को प्रथम वरीयता क्रम में रखा गया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्राथमिक शिक्षा कक्षा 1 से 5 को कब तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई थी? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्राथमिक शिक्षा को अर्थात कक्षा 1 से 5 को कब तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई थी? सही जवाब हो जाएगा ए, 1990 तक। अगला ध्यान रखना, संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्राथमिक शिक्षा को 2000 तक और उच्च प्राथमिक शिक्षा को 2005 तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, प्रारंभ में ब्लैक बोर्ड योजना किस स्तर के विद्यालयों के सुधार हेतु बनाई गई थी? ए प्राथमिक, बी माध्यमिक, सी उच्च प्राथमिक, डी प्राथमिक उच्च प्राथमिक। सही जवाब हो जाएगा 35 का ए, प्राथमिक। ब्लैक बोर्ड योजना को उच्च प्राथमिक स्तर पर 1992 तक लागू किया गया था। उच्च प्राथमिक स्कूलों को ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत 40,000 धनराशि दी जा रही है। अगला प्रश्न है, नवोदय विद्यालयों में ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए कितने % आरक्षण है? नवोदय विद्यालय में ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए कितने % आरक्षण है? ए 50, बी 70, सी 75, डी 65%। सही जवाब हो जाएगा सी, तो 75% आरक्षण जो है ग्रामीण बच्चों के लिए है। ठीक है, नवोदय विद्यालय में 25% शहर के बच्चे हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कुल कितने खंडों तथा कितने बिंदुओं में लिपिबद्ध किया गया था? कितने खंडों और कितने बिंदुओं पर? ध्यान रखना, सही जवाब हो जाएगा सी, 12 खंडों और 157 बिंदुओं पर। ठीक है, भूलना नहीं, आपको कंफ्यूज नहीं होना, महत्वपूर्ण पूछा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का खंड नहीं है? ए शिक्षा के राष्ट्रीय प्रणाली, बी शैक्षिक पुनर्गठन, सी तकनीकी एवं प्रबंधन शिक्षा, डी शिक्षा में भ्रष्टाचार। तो कौन सा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का खंड नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 38 का डी, शिक्षा में भ्रष्टाचार, क्योंकि निगेटिव पॉइंट है। अगला प्रश्न है, वह प्रणाली जिसके आधार पर पूरे राष्ट्र की शैक्षिक गतिविधियों का संचालन होता है वह शिक्षा की ... कहलाती है। सही जवाब हो जाएगा ए, राष्ट्रीय प्रणाली। अगला ध्यान रखना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार प्राथमिक शिक्षा 90% बच्चों को उपलब्ध है। अगला प्रश्न है, स्कूल चलो अभियान किस स्तर की शिक्षा के लिए चलाया गया था? ए माध्यमिक, बी उच्च माध्यमिक, सी प्राथमिक, डी उच्च प्राथमिक। तो स्कूल चलो अभियान किस स्तर के शिक्षा के लिए चलाया गया है? सही जवाब हो जाएगा सी, प्राथमिक। अगला प्रश्न है, प्रथम नवोदय विद्यालय किन राज्यों में खोले गए? ए कश्मीर नैनीताल, बी हरियाणा पंजाब, सी हरियाणा महाराष्ट्र, डी दिल्ली चंडीगढ़। सही जवाब हो जाएगा 41 का सी, हरियाणा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, नवोदय विद्यालय किस शिक्षा बोर्ड से संबंधित है? ए यूपी बोर्ड, बी इलाहाबाद बोर्ड, सी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 42 का सी, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। नवोदय विद्यालय किस शिक्षा बोर्ड संबंधित है? तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 से 12 तक की पढ़ाई होती है, इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारतीय उच्च शिक्षा की आधारशिला किस सन में रखी गई थी? सही जवाब हो जाएगा 43 का बी, 1857 में
बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई थी। आगरा विश्वविद्यालय की स्थापना 1927 में। भारतीय विश्वविद्यालयों को उनके संगठन के आधार पर 3 भागों में बांटा जा सकता है। इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, भारतीय विश्वविद्यालयों को 3 प्रकार कौन कौन से हैं? सही जवाब हो जाएगा 44 का बी, आवासीय, संबंधक, आवासीय संबंध। आगरा, कानपुर, अवध, बुंदेलखंड के विश्वविद्यालय संबंधक प्रकार के हैं। दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। संबंधक मतलब दूसरे से जुड़े हुए हैं, जैसे आप राजा महेंद्र प्रताप सिंह हैं, मान लीजिए इससे जो भी कॉलेज जुड़े हुए हैं जिसने भी, उससे संबंधक हो जाएंगे। जैसे डीएस कॉलेज है, आज पहले से पहले आगरा से जुड़ा हुआ था, फिर और भी कॉलेज हैं, तो ये सब क्या है, संबंधक प्रकार के हैं। ठीक है, जो यूनिवर्सिटी से जुड़े रहते हैं उन्हें संबंधक प्रकार के कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किसके सुझाव पर शुरू किया गया है? महत्वपूर्ण ध्यान रखना, बार बार पूछा जाता है। सही जवाब हो जाएगा सी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। वर्ष 1987 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत हुई थी। इस पॉइंट को ध्यान रखना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का मुख्य योगदान है ए, मुक्त विश्वविद्यालय सी, नवोदय विद्यालय डी, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड डी, उपयुक्त सभी। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का ईस्वी का मुख्य योगदान है। सही जवाब हो जाएगा 46 का डी, उपयुक्त सभी। मुक्त विश्वविद्यालय, नवोदय, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड सभी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में पहली बार कंप्यूटर शिक्षा की बात कही गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा राममूर्ति समिति द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, DIET अर्थात डाइट की स्थापना किसके सिफारिश पर की गई? महत्वपूर्ण है। सही जवाब हो जाएगा 47 का सी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। अगला प्रश्न है, संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में प्राथमिक शिक्षा को 2000 तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्य बताइए। ये राष्ट्रीय पाठ्यक्रम भी, शिक्षा का समान अवसर सी, भाषाओं का विकास डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 48 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना किस शिक्षा नीति का महत्वपूर्ण घटक है? ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 बी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 सी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आयोग डी, हर्टांग समिति। सही जवाब हो जाएगा 49 का बी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। शिक्षा प्रक्रिया के आधार पर विश्वविद्यालय के दो भाग परस्पर परंपरागत मुक्त हैं। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय का दायित्व मानवता, सहनशीलता, तर्क, विचारों के विकास तथा सत्य की खोज करना है। यह विचार किसका है? सही जवाब हो जाएगा सी, पंडित नेहरू। अगला प्रश्न है, द सोशल फंक्शन ऑफ द यूनिवर्सिटी नामक पुस्तक किसने लिखी है? सही जवाब हो जाएगा बी, एच हेदरिंगटन। अगला प्रश्न है, किस आयोग की सिफारिश पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना हुई? महत्वपूर्ण है, तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 52 का डी, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49। एनसीईआरटी की स्थापना का उद्देश्य स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास करना है। भारत के 5 क्षेत्रीय संस्थान अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर, शिलांग हैं। अगला प्रश्न है, प्रशिक्षित व योग्य अध्यापकों की सहायता के बिना कोई भी शिक्षा व्यवस्था उन्नत नहीं कर सकती, या किसका कथन है? सही जवाब हो जाएगा 53 का बी, पूर्व शिक्षा मंत्री MC छागला। ठीक है, प्रशिक्षित व योग्य अध्यापकों की सहायता के बिना कोई भी शिक्षा व्यवस्था उन्नत नहीं कर सकती, या किसका कथन है? सही जवाब हो जाएगा बी, पूर्व शिक्षा मंत्री MC छागला। एनसीईआरटी के 8 संगठक हैं, ये भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, किस समिति ने अध्यापकों के लिए अभिनव पाठ्यक्रम प्रारंभ करने का सुझाव दिया? सही जवाब हो जाएगा 54 का ए, हर्टांग समिति। अगला प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्र की सर्वोच्च संस्था किसे माना जाता है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 55 का सही जवाब हो जाएगा ए, NCERT। अगला प्रश्न है, BTC का पूरा नाम है बेसिक टीचर सर्टिफिकेट। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, उपग्रह अन्वेषण दूरदर्शन का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग कब प्रारंभ हुआ? सही जवाब हो जाएगा डी, 1975-76। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम केंद्र प्रायोजित योजना थी। इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संशोधित कार्य योजना का क्या उद्देश्य है? सही जवाब हो जाएगा बी,
सन 2000 तक 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा। सबके लिए शिक्षा हेतु अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में पौर शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा और साक्षरता लक्ष्य रखा है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से कार्यक्रम सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने से संबंधित है? ए उत्तर प्रदेश शिक्षा परियोजना, बी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, सी सर्व शिक्षा अभियान, डी उपयुक्त सभी। तो कौन सा कार्यक्रम सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा सी सर्व शिक्षा अभियान। अगला प्रश्न है, आचार्य राममूर्ति समिति ने शिक्षा के क्षेत्र में क्या विचार दिया था? सही जवाब हो जाएगा 59 का ध्यान रखना, ए शिक्षा का सार्वजनिकरण। अगला प्रश्न है, शिक्षा के सार्वजनिकरण की संकल्पना में शिक्षा को राष्ट्रीय विकास से संबद्ध करने का विचार किसका था? सही जवाब हो जाएगा सी जेपी नायक। अगला प्रश्न है, शिक्षा के लोक व्यापीकरण पर जोर दिया था। सही जवाब हो जाएगा 61 का बी राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने। शिक्षा के सार्वजनिकरण में कौन सी बाधा है? ए रटने पर बल, बी सैद्धांतिक पाठ्यक्रम, सी व्यवसाय शून्य शिक्षा, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम संबंधित त्रुटियों को दूर करने हेतु सिफारिश किसने की थी? सही जवाब हो जाएगा 63 का बी एनसीईआरटी। प्राथमिक शिक्षा में सुधार हेतु एनसीईआरटी द्वारा की गई सिफारिश कौन से थी? ए राष्ट्रव्यापी पाठ्यक्रम हो, बी पाठ्यक्रम में भारतीय संस्कृति को स्थान मिले, सी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा के सुधार हेतु निम्नलिखित में से किसने कार्य किया? सही जवाब हो जाएगा 65 का ए कोठारी आयोग ने। अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम की कोठारी आयोग की सिफारिशों में से एक कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा 66 का ए सृजनात्मक क्रियाएं। अगला प्रश्न है, ग्रामीण बच्चों हेतु मध्याह्न भोजन योजना कब प्रारंभ की गई, अर्थात मिड डे मील कब शुरू किया गया? सही जवाब हो जाएगा 67 का बी 15 अगस्त 1995। राज्य स्तर के अभिन्नकरण हैं। ए विश्वविद्यालय शिक्षा विभाग, बी दूरदर्शी अध्यापक शिक्षा, सी सतत अध्यापक शिक्षा किरण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 68 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्तर के अभिकरण हैं। ए उच्च अध्ययन शिक्षा केंद्र, बी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, सी एनसीटी, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 69 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, एनसीटीई की स्थापना हुई? ए 1973 में, बी 1985 में, सी 1995, डी 1993। सही जवाब हो जाएगा सी 1995 में। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का उपयोग किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 71 का सी अध्यापक शिक्षा में। अगला प्रश्न है, मध्याह्न भोजन योजना है ये सभी निजी विद्यालयों हेतु, बी बेसिक शिक्षा परिषद के सभी विद्यालयों में, सी सीबीएसई के सभी प्राथमिक विद्यालयों में, डी उपयुक्त सभी में। सही जवाब हो जाएगा बी ध्यान रखना बेसिक शिक्षा परिषद के सभी विद्यालयों में मध्याह्न भोजन की योजना है। मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत प्रति माह खाद्यान्न के 3 किलोग्राम प्रति बालक को दी जाती है। डीपीईपी का पूरा नाम है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। अगला प्रश्न है, शैक्षिक अवसरों की समानता किन कारणों से आवश्यक है? ये राष्ट्रीय विकास हेतु, बी सभी शिक्षा के समान अवसर देने हेतु, सी एकीकृत समाज स्थापना है, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम 2001-2 में प्रारंभ किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, शिक्षा नीति 1986 में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सही नहीं है? ए यौन कर्मियों हेतु शिक्षा, बी महिलाओं के समानता हेतु शिक्षा, सी अनुसूचित जातियों हेतु शिक्षा, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 74 का ए यौन कर्मियों हेतु शिक्षा नहीं है। अगला प्रश्न है, एनसीटीई किससे संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा डी शिक्षक शिक्षा से। अगला प्रश्न है, भाषा संबंधी विवाद के समाधान हेतु मुदालियार आयोग की स्थापना कब की गई थी? सही जवाब हो जाएगा ए 1952 में।
अगला प्रश्न है, आश्रम विश्वविद्यालय खोले जाने की बात किन जातियों के लिए कही गई थी? सही जवाब हो जाएगा सी, आदिम। अगला प्रश्न है, भारत में माध्यमिक शिक्षा का प्रारंभ किसने किया था? सही जवाब हो जाएगा 78 का ए, लॉर्ड मैकाले। अगला प्रश्न है, अपव्यय एवं अवरोधन को रोकने हेतु मान्य सुझाव किसने दिए थे? सही जवाब हो जाएगा 79 का डी, NCERT। अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा का क्या दोष है? ए, पाठ्य पुस्तकों का अभाव, बी, प्रशिक्षित अध्यापक का अभाव, सी, नीरस पाठ्यक्रम, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, गांधी जी किसका विकास करना चाहते थे? सही जवाब हो जाएगा 81 का बी, हैंड हर्ट हेड। महात्मा गांधी का कथन है, वही शिक्षा पूर्ण है जो व्यक्ति को अपने जीवन संबंधी समस्याओं को सुलझाने योग्य बनाती है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस योजना के माध्यम से शिक्षा में सुधार की योजना बनाई थी? सही जवाब हो जाएगा 82 का सी, पंचवर्षीय। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में प्रथम शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब हो जाएगा ए, राधाकृष्णन जी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता समिति के अध्यक्ष कौन थे? महत्वपूर्ण है। सही जवाब हो जाएगा सी, डॉक्टर संपूर्णानंद। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता के बाधक तत्वों में कौन सा एक नहीं है? ए, निरक्षरता, बी, जातिवाद, सी, शिक्षा, डी, वोट की राजनीति। सही जवाब हो जाएगा सी, शिक्षा जो है ये राष्ट्रीय एकता के बाधक तत्वों में एक नहीं है। बाकी सब निरक्षरता अर्थात जो पढ़े लिखे नहीं है, जातिवाद, वोट की राज, ये सारी चीजें बाधक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का कार्य क्षेत्र बताइए। ए, माध्यमिक अध्यापक शिक्षा, बी, प्राथमिक एवं पूर्व अध्यापक शिक्षा, सी, परास्नातक अध्यापक शिक्षा, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, अध्यापक शिक्षा एक विशिष्ट संस्तुतियां हैं। सही जवाब हो जाएगा 87 का ए, कार्य केंद्रित अध्यापक क्षेत्र, बी, अंतरानुशासनिक आयोग का आयाम का उपयोग, सी, राष्ट्रीय लक्ष्यों एवं मूल्यों के संदर्भ में विकास, डी, उपयुक्त सभी। अध्यापक शिक्षा हेतु विशिष्ट संस्तुतियां हैं। सही जवाब हो जाएगा 87 का डी, उपयुक्त सभी। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अर्थात NCTE का अधिनियम 1995 में पारित हुआ था, इस पॉइंट को ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने प्रशासनिक विभाजन किया। सही जवाब हो जाएगा 88 का बी, 4 जून में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का मुख्यालय स्थित है। ए, लखनऊ में, बी, जयपुर में, सी, दिल्ली में, डी, अहमदाबाद में। सही जवाब हो जाएगा 89 का सी, दिल्ली में। अगला प्रश्न है, स्वपोषित शिक्षा संस्थान को बढ़ावा दिया है। सही जवाब हो जाएगा डी, राष्ट्रीय प्रशिक्षण अनुसंधान शिक्षा परिषद अर्थात NCERT ने। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का योगदान है। ए, अध्यापक शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किया, बी, अध्यापक शिक्षा राष्ट्रीय कार्यक्रम विकसित किया, सी, स्वपोषित अध्यापक शिक्षा संस्थाओं को मान्यता, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन हुआ था। सही जवाब हो जाएगा ए, 1954-56 में। अगला प्रश्न, ध्यान रखना राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अनुसार देश में लगभग 1500 विश्वविद्यालय हैं, होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, भारत देश में सबसे पहली शिक्षा नीति किसके द्वारा 1968 में शुरू की गई थी? सही जवाब हो जाएगा ए, इंदिरा गांधी जी द्वारा 1968 में, तो इंदिरा गांधी जी द्वारा। भारत में देश में सबसे पहली शिक्षा नीति किसके द्वारा 1968 में स्टार्ट की गई थी? सही जवाब हो जाएगा ए, इंदिरा गांधी जी द्वारा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किस पाठ्यक्रम को बंद कर दिया जाएगा? सही जवाब हो जाएगा 94 का सी, MPhil। अगला प्रश्न है, NEP 2020 के अनुसार NMS के लिए पूर्ण रूप क्या है? तो NMM के लिए फुल अर्थात NMM का फुल फॉर्म क्या है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार NMM का फुल फॉर्म क्या है? सही जवाब हो जाएगा 95 का ए, नेशनल मिशन फॉर मेंटोरिंग।
NEP 2020 में उल्लेखित NPST में P का अर्थ है प्रोफेशनल है। ठीक, इस पॉइंट को ध्यान रखना क्योंकि पूछ लेते हैं। NPST में P का अर्थ क्या है? प्रोफेशनल। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को किस शिक्षा नीति की जगह पर लागू किया गया? सही जवाब हो जाएगा 96 का ए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्य हैं? ए, 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100%, बी, पूर्व विश्वविद्यालय से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, सी, स्कूली बच्चों में से 2 करोड़ को मुख्य धारा में वापस लाना, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 97 का डी, उपयुक्त सभी। नई शिक्षा नीति 2020 को किस बिल के तहत जारी किया गया? सही जवाब हो जाएगा 98 का बी, NHEB। अगला प्रश्न है, भारत में नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट में मंजूरी कब मिली? सही जवाब हो जाएगा 99 का डी, 29 जुलाई 2020। कितने वर्षों के बाद भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा की गई? सही जवाब हो जाएगा ए, 34, क्योंकि 1986 में था, फिर 2020 में, 34 वर्ष बाद। ठीक है, लगभग 115-16 क्वेश्चन है। HECI, हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, फुल फॉर्म में पूछ सकता है। भारत के शिक्षा मंत्रालय के पहले शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक थे। ठीक है, 2035 तक उच्च माध्यमिक शिक्षा में 50% GER पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? 2020 शिक्षा नीति थी, उसके बाद कई बदलाव किया गया, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? सही जवाब हो जाएगा सी, शिक्षा मंत्रालय। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 3 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को बाल वाटिका या आंगनबाड़ी में भेजा जाएगा। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन होगा? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी, उत्तराखंड। 12 जुलाई 2022 को उत्तराखंड केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वोकेशनल कोर्स कक्षा 6 से शुरू किया जाएगा। देश में शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन संगठन की स्थापना की जाएगी। अगला प्रश्न है, स्कूल पाठ्यक्रम के 10+2 पैटर्न के स्थान पर अब कौन सा पैटर्न होगा? सही जवाब हो जाएगा डी, 5+3+4 पैटर्न। ठीक है, तो अब स्कूल पाठ्यक्रम में 10+2 पैटर्न के स्थान पर कौन सा पैटर्न होगा? तो ध्यान रखना 5+3+3+4, ये 2020 का है। ठीक है, 2020 जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसका है 5+3+3+4। 5 मतलब होता है 3 साल जो है प्री स्कूलिंग, फिर कक्षा 1-2, ठीक है, फिर इसका 3 जोड़ो 5, कक्षा 5 तक, फिर कक्षा 8 तक, फिर कक्षा 12 तक। अगला ध्यान रखना, राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूल पाठ्यक्रम का पैटर्न जो है 5+3+3+4 होगा, 5+3+3+4 महत्वपूर्ण पूछ सकता है। अगला प्रश्न है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक 3 से 18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्ता व समावेशी शिक्षा प्रदान करना है? सही जवाब हो जाएगा सी, 2030 तक। अगला प्रश्न है, किस वर्ष तक स्कूली शिक्षा में 100% GER के साथ माध्यमिक स्तर तक एजुकेशन फॉर ऑल लक्ष्य रखा गया है? सही जवाब हो जाएगा सी, वर्ष 2030। नई शिक्षा नीति, ध्यान रखना, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं कक्षा तक की शिक्षा किस भाषा में होगी? सही जवाब हो जाएगा सी, मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 के अंदर कितनी आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अंदर रखा गया है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी, 3 से 18 साल के आयु वर्ग को। नई शिक्षा नीति 2020 में कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया है? सही जवाब हो जाएगा ए, अंग्रेजी भाषा। अगला प्रश्न है, NEP 2020 राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र प्रकाश को एक मानक सेटिंग निकाय के रूप में स्थापित किया जाएगा। प्रकाश में अक्षर R क्या है, का क्या अर्थ है? सही जवाब हो जाएगा सी, रिव्यू। अगला प्रश्न है, स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2020-21 किसके द्वारा विकसित की गई?
सही जवाब हो जाएगा ए NCERT। अगला प्रश्न है स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा किस ग्रेड से शुरू होगी जिससे इंटर्नशिप भी शामिल होगी? सही जवाब हो जाएगा डी ग्रेड 6 से। NEP 2020 के तहत 2 करोड़ स्कूली बच्चों को मुख्य धारा में वापस लाया जाएगा। अगला प्रश्न है NEP 2020 के अनुसार मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में कम से कम कक्षा तक पढ़ाने किस ग्रेड के अंतर्गत आएगा? सही जवाब हो जाएगा बी ग्रेड 5। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मुख्य रूप से उच्च शिक्षा से संबंधित है। भारत का पहला रक्षा विश्वविद्यालय किस राज्य में है? ए हरियाणा, बी आंध्र प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी पंजाब। महत्वपूर्ण है। सही जवाब हो जाएगा ए हरियाणा में है पहला रक्षा डिफेंस यूनिवर्सिटी। अगला प्रश्न है भारत का पहला आभासी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? सही जवाब हो जाएगा डी तमिलनाडु। अगला प्रश्न है वह विश्वविद्यालय जो परस्पर संवादात्मक या इंटरैक्टिव शैक्षिक कार्यक्रम का प्रसारण करता है इसका अपना चैनल कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा डी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। निम्न में से कौन सा परिषद 2013 में भंग कर दी गई है? सही जवाब हो जाएगा ए दूरस्थ शिक्षा परिषद। कुछ प्रश्न आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा, महत्वपूर्ण एग्जाम में आ सकते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई थी? ए 1953, बी 1957, सी 1975, डी 1973। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ए प्रोफेसर डी एस कोठारी, बी सी एम पित्रोदा, सी डॉक्टर संपूर्णानंद, डी जाकिर हुसैन। अगला प्रश्न है 1961 में गठित भावात्मक एकता समिति की अध्यक्षता किसने की थी? ए संपूर्णानंद, बी डी एस कोठारी, सी SN मुखर्जी, डी राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है व्युत्पत्ति के अनुसार एजुकेशन शब्द लैटिन मूल के अंतर्गत निम्नलिखित में से किससे व्युत्पन्न हुआ था बने हैं? ए एजुकेयर, बी एजुसियर, सी एजुकेटम, डी विद सभी। अगला प्रश्न है स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या है? ए शारीरिक विकास, बी नैतिक विकास, आध्यात्मिक विकास, डी व्यवसायिक विकास। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी द्वारा शिक्षा की कौन सी पद्धति का प्रतिपादन किया गया? ए बुनियादी शिक्षा पद्धति, बी बाल केंद्रीय शिक्षा पद्धति, सी समयावक पद्धति, डी इनमें से कोई नहीं। सारे जवाब आपको जरूर दीजिए, महत्वपूर्ण एग्जाम में आ सकते हैं। लिंक में अगर आप जाएंगे डिस्क्रिप्शन में तो देखेंगे यहाँ पर लिंक दिया हुआ है, आप क्लिक करेंगे सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। उसके जस्ट नीचे देखेंगे सभी पेपर के मिल जाएगा क्रम से। तो अगला जो हम लोग टेस्ट हल करेंगे इसमें फुल प्रैक्टिस सेट 7 हल करेंगे, ठीक है, समकालीन भारत और शिक्षा के। तो आप लोग प्लीज़ बुक और मॉडल पेपर को अच्छे से पढ़ते रहिए, अपने साथ जुड़े रहिए। निश्चित रूप से आप लोग बहुत अच्छे अंक आएंगे। जो बच्चे जुड़े हुए थे 80+ नॉर्मली बन जाते हैं, नहीं तो 85, नहीं तो 95 अगर अच्छे से मेहनत करेंगे तो। प्लीज़ आप लोग लाइक और शेयर जरूर करें। मेरे कॉलेज ग्रुप दोस्त या जो भी हैं हर किसी को शेयर करें। इससे क्या होगा, सभी को अच्छे अंक आएंगे और अपने को रिव्यू आता है, मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ध्यान रखना जो आगरा यूनिवर्सिटी के एग्जाम देंगे उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह के एग्जाम देंगे उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग देखते रहिए, ठीक है। 102 अर्थात समकालीन भारत और शिक्षा का। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।